हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल और उत्तल दोनों। तो ठीक है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सही है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ए और सी दोनों होगा, यानी डी ऑप्शन सही है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी आभासी और सीधा होता है। तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। ऑप्शन ए आधी होती है, ऑप्शन बी 2 गुनी होती है, ऑप्शन सी 3 गुनी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है। तो हम सब जानते हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन ए सही है। ओके, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए जो गोलीय दर्पण होता है उसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के ठीक आधी होती है, उल्टा भी बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग उदाहरण है। जो प्रकाश है यह किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी वैद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन डी पराश्रव्य तरंग। तो उत्तर होगा प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन डी 4। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन सी सही है। छठा प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर बी होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न सातवां, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी ये सभी। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 8, परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का क्या नियम है। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, परावर्तन का नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा उल्टा, ऑप्शन बी हमेशा बड़ा, सी हमेशा वास्तविक, डी हमेशा सीधा। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, जिसके कारण हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी हमेशा सीधा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10, यदि गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन ए सीधा होगा, ऑप्शन बी उल्टा होगा, ऑप्शन सी आभासी होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो ऑप्शन बी सही है, प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी परवलयिक दर्पण का। देखिए तो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 13, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 14, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए सही है, सीधी रेखा में। 15 क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी हमेशा तिरछा, ऑप्शन डी हमेशा बड़ा। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, पहचान है हमेशा सीधा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, हमेशा तिरछा, हमेशा बड़ा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है। ऑप्शन बी सही है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 18, किसी वस्तु का वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसी वस्तु का जो वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए दिया है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में, ऑप्शन डी सभी दर्पण में। तो वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, किसी भी वस्तु का वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बन सकता है। तो ऑप्शन बी सही है पूर्ण रूप से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है पहला प्रश्न इसका वाहनों के हेडलाइट में उपयोग होने वाला दर्पण है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? पहला वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है, 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही है, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 24, हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं होती है। तो पहला है प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त, तीसरा प्रदीप्त और अप्रदीप्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारी आंखें जो वस्तुएं देख सकती है वो वस्तुएं प्रदीप्त भी हो सकती है और अप्रदीप्त भी हो सकती है। ठीक है, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रदीप्त और अप्रदीप्त। हमारी आंखें प्रदीप्त और अप्रदीप्त दोनों वस्तुओं को देख पाती है। नेक्स्ट प्रश्न 25, जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है कहलाती है। पहला अपारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा पारदर्शी, चौथा कोई नहीं। तो जो पदार्थ अपने से प्रकाश को होकर जाने देती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, पारदर्शी। 26, जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश नहीं जाने देती है, तो जो प्रकाश अपने से होकर प्रकाश नहीं जाने देती है वह अपारदर्शी कहलाती है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27,
जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश के आंशिक भाग को जाने देती है वो क्या कहलाती है? कुछ भाग आंशिक भाग को ही जाने देती है, तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश के आंशिक भाग को जाने देती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग का, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी सही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। 30 है, वस्तु दूरी हमेशा लिया जाता है। तो कहीं भी लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया था धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, और वस्तु दूरी किसी भी प्रश्न या किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यदि कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दूसरा है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। कहाँ बनेगा? फोकस पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई वस्तु दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमेशा कहाँ बनेगा? अनंत पर। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग पढ़े प्रकाश के परावर्तन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके।